बाद में तीसरी इकाई है जिसका नाम है शायद मानव विकास। मानव विकास है क्या सिलेबस में नहीं है? है ना। तीसरी इकाई का नाम है इकाई दूसरी और अध्याय तीसरा। ठीक है, तो ये मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात होगी या विकास की भी बात होगी। तो मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की पहले देन बात उनके ऊपर करते हैं। तो आपके पास में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा है ये किस विद्वान के द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। तो ये आपके कहां का था? पाकिस्तान का था। कहां का था? पाकिस्तान का क्या था? भूगोलवेत्ता था। इनके साथ साथ में एक भारतीय भूगोलवेत्ता भी था ना, जिसका नाम अमर्त्य सेन था। बाकी ये भी भूगोलवेत्ता है लेकिन इन्होंने क्या किया था? सिर्फ मानव भूगोल की परिभाषा देने में कार्य किया, उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया। इनसे पहले मैंने ये भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हमेशा काट कर करो। इनको आपने काट दिया कि ये मानव भूगोल से संबंधित। फिर अपने पास में इसमें बात रही कि अवधारणा देने वाले विद्वान अवधारणा दोनों ने दिए, लेकिन मानव विकास की इस पाकिस्तान वाले ने पहले दी थी ना, उल हक ने। उसके बाद में अमर्त्य सेन ने भी बताया था, लेकिन इन्होंने कुछ अलग बताया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वेरी हाँ हो सकता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2। तो मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस संकल्पना के ऊपर आश्रित है? मानव विकास की जो अवधारणाएं हैं ये निम्न रूप से ऐसी कौन सी संकल्पना है उनके ऊपर आश्रित या उनके ऊपर आत्मनिर्भर? किसके ऊपर निर्भर है भाई? सतत पोषणीयता के ऊपर, उत्पादकता के ऊपर और सशक्तिकरण के ऊपर। यानी इन तीनों के ऊपर ये क्या है? निर्भर है। कौन? मानव विकास की संकल्पना। जब मानव विकास की संकल्पना दी गई या मानव विकास का जो सिद्धांत दिया गया था उसके अंदर इन तीनों बातों को मद्देनजर रखकर ही दिया गया। तो मुख्य रूप से कौन सी 3 बातें थी? जिसमें एक तो था उत्पादकता, यानी उत्पादन कितना कर रहे हो आप, वो उत्पाद। उनके साथ साथ में सतत पोषणीय विकास यानी समूह और सभी प्रकार से, और उनके साथ साथ में सशक्तिकरण यानी कि जागरूकता। ठीक है, ये तीनों इनके आधार पर ये संकल्पना टिकी हुई है। किसकी? मानव विकास की। फिर बात करें मानव विकास के सूचकांक एसडीआई है ना। तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का सूचकांक है उनका स्कोर होता है। यानी कौन से स्कोर के मध्य उच्च एचडीआई रखने वाले यानी अधिक मानव विकास सूचकांक उनका देखने को मिल रहा है, तो उनकी कैटेगरी कौन सी हो तो वो बताया। क्या 0.800 से ऊपर या फिर 0 से 799 के बीच या 0.549 के नीचे वाला स्तर या फिर 550 से लेकर के 699 के बीच? कौन सा होगा? ये नहीं होगा, इनसे जस्ट नीचे वाला होगा। ठीक है, ये किसमें आ जाएगा? अति में। किसमें आ जाएगा? इसकी कैटेगरी आएगी अति के अंदर। अति जो एसडीआई है, एसडीआई स्कोर अति यानी अत्यधिक है, वो तो इसमें आ जाएगा। लेकिन उच्च रूप में देखें तो यह इनके बीच में आएगा। किसके बीच में? 0.700 से लेकर के 799 तक के बीच में आपके जो उच्च मानव विकास का सूचकांक इन देशों का पाया जाएगा। अब जिस देशों का ये आंकड़ा है या इनके बीच का है
वो तो उस कैटेगरी के अंदर आएंगे, बाकी निम्न के अंदर हो सकता है अति में भी आ जाए या मीडियम लेवल में भी आ जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का एक आधिकारिक माप घोषित किया? ये बात है किसी देश के बारे में, ठीक है ना, कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता है, इनको देश की प्रगति करवानी, देश की क्या करवानी, उन्नति करवानी। तो देश की उन्नति करवाने के लिए एक आधिकारिक माप घोषित किया था। ऐसा कौन सा देश? भूटान। कौन सा देश? भूटान देश, जो अपना जस्ट पड़ोसी देश है, उनको हम गरीब के रूप में लेते हैं, लेकिन ये कार्य कर देता है। ये कार्य एसडीआई में ये कुछ अच्छा भी कार्य कर दिखाता है। तो आज उनके बारे में आप बताएंगे कि एक भूटान देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति या उन्नति के लिए आधिकारिक माप घोषित किया था, क्या करके दिखाया, जो आज अपन जानते हैं भूटान से का। आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर उनको मजदूर संगठन भी बोल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के किस उपागम का प्रतिपादन किया या किया गया? तो कौन सा ऐसा उपागम है जो आईएलओ के द्वारा या राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मानव विकास के लिए उपागम तैयार हुआ? कौन सा उपागम है भाई? मजदूरों के लिए कौन सा गम है? क्या गम है? खुशी है? कौन सा है? आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्योंकि आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आजीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं जाना होगा। इसलिए इन उपागम की बात इसने कर दी थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये बात कर दी थी कि आपकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भी उपागम की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जब मजदूरों या फिर श्रमिकों की बात आए, वहां पर आपके जहन में एक ही चीज आनी चाहिए जिसका नाम है आधारभूत आवश्यकता। आवश्यकता अपनी होती है जब आप श्रम करने के लिए जाते हैं, अन्यथा कोई श्रम नहीं करता। ये आपका भूगोलवेता यानी भारत का प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध किस मानवीय उपागम से संबंधित है? किनसे संबंधित है? आय से, प्रबंधन से, आधारभूत आवश्यकताओं से, किनसे है? किनसे है बताओ? किनसे? किनसे है? किन से? कल्याण से। आपकी क्षमता कितनी है? अभिक्षमता के ऊपर डिपेंड है। आपकी क्षमता कितनी है, ये अमर्त्य सेन ने बात की। क्या आप ये कार्य कर सकते हो या नहीं? ये पहचान, ये जागरूकता अपने अंदर होनी चाहिए कि मैं यू कैन डू इट, ये कार्य कर सकता हूं। यानी आपको दे दिया कि आप आज का लेक्चर तैयार करके आप ही अपनी कक्षा के अंदर रीड करवाए, क्या आपके पास में ये क्षमता है, अभिक्षमता है, तो आप उसके अंदर पारंगत है, अन्यथा नहीं। ये बात डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कर दी थी मानव विकास के अंदर, एसडीआई के अंदर बताया था। और उसने क्या बताया था? पाकिस्तानी ने मानव विकास सूचकांक का उपागम दिया था, उसने दिया था, लेकिन इसने क्या किया? समसा उपागम देने में अपना रोल निभाया था अमर्त्य सेन ने। अब सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा? सबसे ज्यादा किस देश का एसडीआई है? किसका है? नॉर्वे का।
क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र कैसा है? छोटा है, संकुचित है अपने आप में, इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? डेवलप कर दिया, अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नति दे दी, इसलिए उसने अपना स्थान पा लिया। किस रूप में? मानव विकास सूचकांक में, यानी कि HDI लिखना था, मध्यम कैटेगरी। तो मध्यम मानव विकास सूचकांक वर्ग है वो कितने देशों का? कितने देशों का? उत्तर पड़ा है, कितने देशों का? 37। तो 37 देश ऐसे जिसका मानव विकास सूचकांक की बात करें, उनके अंदर जब माप दिया गया था, उनके अंदर जो मध्यम कैटेगरी है, उनके अंदर विश्व के 37 देश अपना स्थान रखते हैं। मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? मानव विकास की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट जो पक्ष है वो क्या है बताइए जरा। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अपन क्या होना चाहिए? स्वस्थ, यानी कि दीर्घ व स्वस्थ जीवन। दीर्घ का मतलब बड़ा या फिर ज्यादा प्रकार से हम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, ये हमारा एक मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्षों में से एक है। हाँ, तो कैसा जीवन जीना चाहिए अपने को? सुखद, यानी कि स्वस्थ जीवन, साफ जीवन, स्वस्थ जीवन। साफ में स्वस्थ में अंतर है कई अंतर, दोहरे विरोधी। पर वर्ष आपके मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, तो कौन करता है? हर साल एसडीआई के आंकड़े या उनका जो प्रतिवेदन है उनको कौन प्रकाशित करता है? तो कौन सी संस्था है? यूएनडीपी। यूएनडीपी एक ऐसी संस्था है जिनके द्वारा क्या किया जाता है? मानव विकास सूचकांक का प्रतिवेदन प्रति वर्ष तैयार करके उनके आंकड़े लिए जाते हैं कि इस साल इस देश ने अपना स्थान पाया या इस देश का ये स्थान है। अब हो सकता है भारत कभी ऊपर भी आता है अर्थव्यवस्था में, कभी नीचे भी जाता है और कभी सेम मध्यम वर्ग में भी रहता है। तो यूएनडीपी, ये तो हो गए थे आपने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें, क्योंकि इसके अंदर रिक्त प्रश्न नहीं है ना। रिक्त प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में इसमें से आएगा नहीं, इसलिए है नहीं है ना, नहीं। और इनसे पहले 2 इकाइयों के अंदर आपने देखा, तो जैसा पाठ्यक्रम बोर्ड पैटर्न है उनके अनुसार ही अपन आगे बढ़ेंगे। किस पार्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन कैसा पुटअप हो सकता है, उनके टाइप्स दे करके ये पैटर्न तैयार किया गया था। उसके द्वारा, किसके द्वारा? नाम नहीं जाएंगे, अपने द्वारा। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर स्पष्ट करें। तो वृद्धि हमेशा इस प्रकार चलती है, विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता है। ये बातें तो ध्यान थी आपको। कब थी भाई? जब जन्मे तो आज, हाँ कोई बात नहीं, आज। तो वृद्धि और विकास के अंतरों की बात करें तो यहां पर वृद्धि है वो हमेशा किस रूप में चलती है? धनात्मक या फिर ऋणात्मक, दोनों प्रकार हो सकती है। परंतु जो अपना विकास है ये हमेशा किस रूप में चलता है? गुणात्मक, और उनके साथ साथ में उनका परिवर्तन कैसा होता है? सकारात्मक होता है। विकास हमेशा सकारात्मक रूप में होता है, लेकिन वृद्धि हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक रूप में होती है। और उसकी बात करें तो वो क्या वृद्धि मात्रात्मक रूप में होती है, लेकिन ये आपके जो विकास है ये किस रूप में होता है?
गुणीय रूप में यानी गुणात्मक रूप में होता है। कैसे होता है? गुणात्मक रूप में। अब ये आगे चीज बताने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा ताकि इनमें कुछ आपकी त्रुटियां न दिखे। ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर की बात करें तो वर्दी है वो कैसी? मात्रात्मक और मूल्य कैसा? निरपेक्ष होता है, जबकि विकास है वो कैसा? गुणात्मक होता है और इसका मूल्य कैसा होता है? सापेक्ष रूप में होता है। अब वर्दी का मूल्य की बात करें वो निरपेक्ष रूप में होती है, लेकिन जो एक विकास होता है इनका मूल्य, इसका मूल्य हमेशा सापेक्ष रूप में होता है, क्योंकि हर कोई ग्रोथ करना चाहता है या फिर डेवलप होना चाहता है। ग्रोथ के साथ साथ में डेवलप होना चाहता है। ज्यादातर जोर डेवलपमेंट के ऊपर दी जाती है या विकास के ऊपर दी जाती है कि मेरा क्या हो? विकास हो। मतलब शरीर बढ़ना नहीं जरूरी नहीं है, इनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए कि मैं कितना कर सकता हूं। हाँ, अब वर्दी और विकास के अंदर सामान्य जानकारी के रूप में मैं आपको 3-4 कोटेशन बता देता हूं। एक एग्जांपल के रूप में बता दूं कि कैसे होती है वर्दी और कैसे होता है विकास। अपन इस शारीरिक ढांचे के ऊपर आए तो मेरे हाथ ये अंगुलियां है, क्या है? अंगुलियां। मैंने जब जन्म लिया था उस समय मेरी अंगुलियां ऐसी नहीं थी ना? तो कैसी थी? थी तो इतनी संख्या में इतनी थी। जब संख्या की बात करें तो मात्रात्मक हो गया, संख्यात्मक हो गया, तो वो क्या है? वर्दी। ठीक है, लेकिन इसमें गुण कैसा आया वो देखते हैं। गुण कैसा? जब मैंने जन्म लिया उस समय मेरी अंगुलियों को मेरी मम्मी या पड़ोसी ऐसे ऐसे घुमाते थे, वो जैसा घुमाते वैसे मुड़ जाती थी। तो ठीक है, मुड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर कैसा था? दुर्बल था, एस्थेनो था, जैसे मोड़ते वैसे मुड़ जाता। नहीं मानो तो फिर छोटे बच्चे के सिर हेड को भी अपनी मम्मी क्या करती है? जमाती है ना, जमाती है। जैसा वो आकार देना चाहती है वैसा दे सकती है, और जिसका नहीं देते है ना वो आल की तरह रहती है ना। तो ये इनका एकदम एग्जाम्पल फैक्ट उतरता है इनके ऊपर। जिसने जमा दिया उनका वैसा आकार हो गया, जिसने नहीं जमाया वैसी वर्दी रही, लेकिन वो बढ़ता तो गया लेकिन आकार वैसा है। अब देखो मैंने क्या किया, वो मेरा जन्म का समय छोड़कर आज का समय देखे, वर्तमान की स्थिति देखे, तो जो मेरी अंगुलियां पहले उनके मोड़ने पे मोड़ रही थी आज ये मोड़ नहीं पा रही। क्यों भाई? जैसे मैंने जबरन इनको मोड़ा तो ये टूटेगी। क्या होगी? टूटेगी। इनसे ज्यादा कुछ नहीं होना। यानी कि इसमें क्या आ गई? कठोरता आ गई। कठोरता आ गई ना, तो ये अपने आप का एक गुण है। क्या है? गुण है। अब सर्वप्रथम जब मैंने जन्म लिया उस समय मेरे से इस प्रकार सामग्री उठाई नहीं जा सकती थी, है ना? नहीं उठाई जा सकती थी। आज मैं इनको उठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथों के अंदर क्या है? अभी क्षमता है, क्षमता है उठाने की, यानी मेरे हाथों का विकास हो रखा है। इसलिए मैंने इस सामग्री को उठाकर ऊपर ले लिया, पटक भी दिया। हाँ ठीक है। तो ये विकास और वर्दी में अंतर है। तो वर्दी हमेशा शारीरिक रूप में चलती है, लेकिन विकास है वो क्या होता है? शारीरिक रूप में भी क्षमता है लेकिन वो गुणात्मक दिखता है। और अपना क्या दिखाता है? उनके साथ साथ में विकास कैसा? सकारात्मक परिवर्तन भी देता है। अब देखो सर्वप्रथम मेरे से ये उठाई नहीं जा रही थी, आज मैं वही वजन उठा लेता हूं तो ये सकारात्मक पहलू हो गया। किसी के सहारे पहले मैं स्कूल जाता था, आज मैं खुद जा रहा हूं, ये सकारात्मक पहलू है। और किसी के सहारे जा रहा था वो नकारात्मक पहलू था, क्योंकि किसी दूसरे को लेकर जाना, उनके ऊपर निर्भर होना। आज मैं खुद आत्मनिर्भर हूं। ये विकास है, ये विकास है। अब किसी के कोई समस्या विकास और वर्दी में, और प्रश्न आएगा तो आएगा, क्या करें? इसलिए नहीं आया तो आजीवन काम आएगा। मानव विकास क्या है और इनको स्पष्ट करके दिखाइए। तो मानव विकास क्या है? यस,
मानव विकास यहाँ है। वह मानव विकास बातें करने से नहीं होता, बातें करने से हमेशा क्या बढ़ता है, नकारात्मक पहलू बढ़ता है, न कि सकारात्मक। सकारात्मक पहलू सब यहाँ सुनेंगे। इधर वीडियो देखो, वीडियो भी ये तो बड़े। तो मानव विकास क्या है, उनके साथ साथ में उनको स्पष्ट करके दिखाइए। तो मानव विकास लोगों के जीवन में क्या लाना, सुधार लाता है और उनके विकल्पों के अंदर वृद्धि करता है तथा किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। उन्हें जो अवसर उपलब्ध होता है और उनकी स्वतंत्रताओं का जो भोग या फिर उपयोग करते हैं, वो आपके मानव विकास है या मानव विकास का आशय। तो मानव विकास क्या है, तो मानव विकास वो है एक लोगों के अंदर जो जीवन होता है उसके अंदर क्या लाना, सुधार लाता है या सुधार लाना है या बदलाव करना है या परिवर्तन करना है। वो उनके साथ साथ में जो उनके विकल्प होते हैं, जो वर्दी रूप में विकल्प होते हैं, वो करता है और उनके साथ साथ में जो लोगों के अंदर जीवन की क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता हमेशा विकास के रूप में बात होती है। तो उनके अंदर जो गुणता बढ़ती है उनका आनंद लेता है और उनके साथ साथ में उनके गुणवत्ता के जो अवसर प्रदान हो जाते हैं, वो स्वतंत्रता पूरी की पूरी आपके मानव विकास का एक चैप्टर बन जाती है। ये आशय है मानव विकास। और जनरल रूप में देखें तो अपने आप में एक तरह का सुधार लाना या परिवर्तन करना। जिस समय अपन पहले शुरुआत के दौर के अंदर अपने को जो कार्य दिया जाता था कॉपी के अंदर हैंडराइटिंग करने के लिए सर के द्वारा, तो एक अपन लिख के लेके आते, व्यवस्थित रूप नहीं होता, न ही क्रमबद्ध रूप होता। लेकिन आज के समय में आप क्या करते हो, व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप देते हो, उनके साथ साथ में एक बढ़िया तरीके के शब्दों का मोड़ भी देते हो। ये क्या हुआ, आपके अंदर सुधार हुआ, लेकिन गुण भी पैदा हुआ है कि इस प्रकार इस ढंग से अपने को क्या करना है, ये चीज दर्शानी है, प्रदर्शित करना। ये अपना मानव विकास हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि अपने को परिभाषा नहीं आती ना प्रश्न जा रहा है, सीधा अपने स्तर पर आकर के एक एग्जाम्पल बढ़िया सा दे दो, पूरी की पूरी परिभाषा उनके अंदर छुपी रहती है, रेशे उनके अंदर है। मैं कहता हूं शायद डायग्राम बना के बता दो और शायद मारवाड़ी भाषा मत लिखना, और नहीं आए तो फिर मारवाड़ी भाषा का भी प्रयोग कर देना, नहीं आए तो। लेकिन मारवाड़ी क्षेत्रीय इस भाषा का जब तक प्रयोग मत करना जब तक आपके पास में हिंदी में एग्जाम्पल तैयार हो जाए। एग्जाम्पल अपने इस स्तर का हो सकता है, अपने घर का हो सकता है, अपने ऊपर हो सकता है। और मैं तो कहता हूं पर ट्यूशन में अपने खुद को स्वयं को मान कर करना सही होगा, अपने ऊपर लेकर के सही होगा, कोई नंबर काट नहीं सकता। ये नहीं है कि ये साइंस सब्जेक्ट है, ये मैथ सब्जेक्ट है, जैसे एक आंकड़ा सूखा तो सब सूख गया, कुछ नहीं सूखा। मानव विकास, इनके अंदर आय उपागम से आप क्या समझते? अब मानव विकास हो रहा है तो इनके अंदर जो आय होती है, इनके उपागम है, इनको समझाने की बात करें या इनको सीखने की बात करें तो यहां सकारात्मक पहलू मिलेंगे। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। कौन सा उपागम? आय उपागम। तो ये सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें क्या होता है, मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है और आय का स्तर है वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है, परिलक्षित करता है या दिखाने की कोशिश करता है। आय का स्तर ऊंचा होने के या ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी क्या हो जाएगा, अपने आप ऊपर आ जाएगा या उच्च हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। अब मानव विकास के अंदर आय उपागम से आप क्या समझते हैं? इनसे हम यही समझते हैं, क्या समझते हैं, यही समझते हैं। ये मतलब जो सबसे पुराने उपागमों में से एक है। पहली बात इसके ऊपर ही हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि जो मानव विकास है इनको किसके साथ में जोड़ के रखना, आय के साथ में जोड़कर देखना, और जो इनका स्तर है इसके स्तर के अंदर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इनको परिलक्षित करना या दिखाना। और जब आय का स्तर अपने आप अपना ऊपर हुआ तो मानव विकास भी अपने आप ऊपर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर की आर्थिक स्थिति पहले
दयनीय स्थिति में थी, एग्जाम्पल, और आज हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो गए, कोई एक व्यक्ति उसी घर में, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए, या और कुछ अच्छा कौशल सीख गए, तो क्या किया आपने, अपने घर की जो आर्थिक स्थिति थी दयनीय, उनमें से उनको उन्नति दे दी, प्रगति दे दी, उनको बाहर निकाल दिया, और उनसे बाकी पड़ोसियों को भी लग गया पहले ये स्थिति दयनीय थी और आज कैसी है, बढ़िया ढंग की है। इसका मतलब वो परिलक्षित दिखा ना। हाँ, ये इनका सीधा एग्जाम्पल। मानव विकास के कल्याण उपागम से आप क्या समझते हैं? पहले आय उपागम की बात की, जिसमें आय की बात हुई। अब कल्याण हमेशा किसमें होता है? समाज के अंदर होता है ना। तो कल्याण उपागम से आप क्या समझते हैं? यह उपागम मानव को एक लाभार्थी, लाभ धन अर्थी, ठीक है, मानव को एक लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक जो गतिविधियां होती हैं उनके लक्ष्य के रूप में क्या करता है, देखता है। और यह उपागम आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, उनके साथ साथ में सुख साधनों पर एक उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क भी देता है। और लोग विकास के प्रतिभागी नहीं है, किंतु वो क्या है, केवल एक निष्क्रिय प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। कौन? लोग, यानी कि मानव, यानी कि हम, अपन, ठीक है। जब मानव विकास के कल्याण उपागम की बात करें, अपन क्या कहते हैं? तेरा तो हो गया कल्याण, कहते हैं ना, सीधा कहते थे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं कल्याण क्या होता है। कल्याण अपने आप में ठीक है, लेकिन अपन क्या मानते हैं? कल्याण का मतलब तुम गया नहीं, तेने सुधार किया। लेकिन आगे वाले कोई लगेगा, मैंने कह दिया पंकज तेरा हुआ कल्याण, इसका मतलब पंकज ने माना कि मुझे इनसे भिन्न माना और मुझे कम माना है, सभी से कम आंका, लेकिन तू इनसे ठीक है और एबो, यानी आपका कल्याण हो चुका है। आपका कल्याण हुआ किस बातों में हुआ भाई? शिक्षा है, कहीं स्वास्थ्य है, कहीं सामाजिक जो सुरक्षा है, कहीं जो सुख के साधन है, उनके अंदर आपने क्या पा ली है? प्रगति या उन्नति पा ली है, ये आपका कल्याण है। इसके अंदर हमने जैसी उन्नति देखी, या फिर आपने जो सरकारी व्यय था या कोई भी प्रकार का आप व्यय कर रहे हो उसमें भी कमी दर्शा दी है, ये आपका कल्याण है, क्योंकि आप जागरूक हो गए, ये कार्य कर दिखाया, ये आपका कल्याणीय उपागम। क्लियर? मानव सूचकांक का माप या फिर मापन किस प्रकार किया जाता है? अब जो मानव विकास है, इनका सूचकांक यानी एसडीए की बात करें तो इनका मापन किस प्रकार किया जाता है, किन तत्वों को मद्देनजर रखकर किया जाता है, बात करते हैं हम उनकी। तो इसके अंदर मानव विकास सूचकांक के मापन के अंदर मुख्य रूप से 3 तत्व या फिर 3 आयाम होते हैं, और प्रत्येक आयाम को हम भारिता यानी कि 1/3 भार के आधार पर भी देखते हैं ना। बात करें एसडीआई की, तो इनके अंदर मापन की बात करें, मापनी की बात करें, तो यहां पर कितने मुख्य रूप से आयाम होते हैं? 3 होते हैं। और इनके अंक भार के रूप में देखें तो इनको 1/3 के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चीज एक तैयार होती क्या होता है? मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई क्या होता है? किनको जोड़कर, इन तीनों को जोड़कर, किनको? जो इनके 3 आयाम हैं उनको। अब 3 आयाम कौन कौन से हैं? पहला तो आपके हैं स्वास्थ्य, दीर्घ स्वास्थ्य जीवन, ये भी चीज जस्ट पहले अपन ने वस्तुनिष्ठ ट्यूशन में पढ़ी थी, और वह सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है किसमें? इस आयामों में, जो एसडीआई ज्ञात करने में अपने आयामों में से एक है। ठीक है, तो जो स्वास्थ्य है इनका कितना रोल होता है इसके भार में, तो बात करें इस स्वास्थ्य की, इसके मूल्यांकन के लिए यह सूचक आपके एक उच्च दर या उच्चतर जीवन प्रत्याशा, जो एक दीर्घ तथा स्वास्थ्य जीवन जीने के अवसरों का एक द्योतक है, या उनको बताने का कार्य करते हैं। स्वास्थ्य क्या है? क्या आप समझे? नहीं समझे तो इसके अंदर क्या होता है? जो जीवन प्रत्याशा है,
जो जीवन जीने की इच्छा है, अपनी जीवन के प्रति जो अपनी आशा है, प्रत्याशा है, वो कैसी होनी चाहिए? उच्चतर होनी चाहिए, ऊपरी होनी चाहिए, और उनके साथ साथ में ऊपरी और दीर्घ यानी बड़े रूप की या बड़ी होनी चाहिए, और उनके साथ साथ में जो जीवन जीने की जो अवसर है वो भी इनका एक द्योतक या फिर कार्य है। ये किसका है? स्वास्थ्य का है। तो स्वास्थ्य एक ऐसा आयाम है जो अपने आप को एक अपने शारीरिक रूप में ठीक होना ही जिस आयामों में शिक्षा पहला तो हो गया स्वास्थ्य, उसके बाद में आती है शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा से आप भली भांति परिचित है और नहीं है तो बात करते हैं शिक्षा की। तो इसके मूल्यांकन के लिए हम प्रौढ़ साक्षरता दर तथा विद्यालयों में जो नामांकित बच्चे, जो विद्यालयों के अंदर नामांकित बच्चे हैं, उनके आधार को हम शिक्षा के अंदर देखते हैं। अब प्रौढ़ शिक्षा कौन सी होगी? प्रौढ़ शिक्षा कौन सी होगी? जो आज साक्षरता दर के रूप में सर से NAPL वाले जो फॉर्म भरे जाते हैं, जो बुजुर्ग लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और एक वो शिक्षा जो आपके विद्यालय के आधार पर की जा रही है आपके द्वारा। इस प्रौढ़ शिक्षा के अंदर वो लोग आते नहीं यहाँ पढ़ने के लिए, आते नहीं है विद्यालय, लेकिन उनका एडमिशन होता है जो ड्रॉप आउट के रूप में भी सरकार कई लोगों को साक्षर कर चुकी है, जिसमें अपने गांव के कई ऐसे भी लोग हैं जो सरपंच भी बन गए इसी प्रौढ़ शिक्षा के तहत। योग्यता 8वीं पास रखी थी, उनके पास में वो 8वीं पास सर्टिफिकेट था और वो बढ़ गए। सरकार उनको मान्य कर रही क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपनी पहल निकाली थी प्रौढ़ साक्षरता के रूप में, उसके अंदर उनके पास में सर्टिफिकेट था। जितना आपका वैलिड है उतना उनका भी, वो क्या बढ़ गए? गांव का प्रधान बन गए। तो शिक्षा है, इनके मूल्यांकन के अंदर एक प्रौढ़ साक्षरता, उनके साथ साथ में मूल्य जो एक विद्यालय के अंदर नामांकित बच्चे हैं जो अपने जैसे हैं, उनके आधार को माना जाता है। और तीसरा अपने जो आयाम, तीसरा आयाम है ये, जिसका नाम क्या है? संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना। संसाधन ये संसाधन है, इन तक पहुंच बढ़ाओ तो आप कुछ ग्रहण कर लेंगे। तो संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना, इसको मानव की एक क्या कहते हैं? मानव की क्रय शक्ति के आधार पर मापा जाता है कि मानव कितना क्रय करता है और कितना विक्रय। विक्रय और क्रय क्या भाई? पहले तो बताओ जरा कि क्रय का मतलब क्या हुआ? खरीदना, खरीदना यानी कि वे कितना कर रहे हो आप, एक ही बात है। वे का मतलब एक ही बात है, वे यानी आप खर्च कितना कर रहे हो। जब भाई कोई चीज खरीदोगे उनको कुछ देना पड़ेगा ना, तो वे यानी कि क्रय। तो जो अपनी संसाधनों तक पहुंच कब बढ़ा पाएंगे? जब अपने पास में वे करने के लिए चीज होनी जरूरी, पूंजी होनी जरूरी है। तो संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए मानव की जो क्रय शक्ति कितनी है, वे करने की जो शक्ति कितनी है, उनके आधार पर किनको नापा जाता है? जो संसाधनों की पहुंच होती है उनको नापा जाता है कि क्या मेरी एबिलिटी है ये स्मार्टफोन खरीदने की। जब है तो मेरी क्रय शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी, यानी मेरी इस संसाधन तक पहुंचने की क्षमता है, ये पहुंच है, ये भी अपने आप दिख जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों थे इनके आधार, जिसमें से एक तो था महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके साथ साथ में इन तक पहुंचना, किस तक? संसाधनों तक पहुंचना। और संसाधनों तक पहुंचने की जो क्षमता है उनका माप किसके आधार पर होता है? क्रय शक्ति या फिर व्यय के आधार पर होता है। ठीक है, क्या रखना है? मानव विकास के संदर्भ में यानी उसके अंदर सतत पोषणीयता से आप क्या समझते? जब बात करें मानव विकास की, मानव विकास के अंदर अपन ने सतत पोषणीय विकास को भी देखा था ना। उनके साथ साथ और भी बातें जानी थी। क्या जानी थी? क्या जानी थी? वही जानी थी। क्या जानी? वही जानी। क्या जानी थी?
तो मानव विकास के संदर्भ में उनका जो चारों ओर से जो पोषणीय विकास होता है उनसे क्या आशय है उनके बारे में बात करते हैं। वो क्या है उनका आशय? इनका आशय ये है, ये लेख रखा है, वो आत्मा नहीं है, ये लेख रखा है। तो उनका आशय है कि सतत पोषणीयता का अर्थ यानी इसमें किस प्रकार के अवसरों की क्या होना, इसमें अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता देना, निरंतरता को बढ़ावा देना और प्रत्येक पीढ़ी को एक समान अवसर मिले। ये समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग है वो भविष्य में ध्यान में रखकर या भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। सतत पोषणीय विकास के अंदर एक तो वर्तमान स्थिति के अंदर उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति हो, अपने उनके साथ साथ में पूर्ति करने के लिए अपन किसी का शोषण ना करें। जो अपनी भावी पीढ़ी आएगी उनको भी मद्देनजर रख करके अपन क्या करेंगे, अपना विकास करेंगे या अपनी को आगे बढ़ाएंगे। तो ज्यादातर क्या होता है, अपने अवसरों की उपलब्धता है वो निरंतर करने के लिए प्रत्येक पीढ़ी, प्रत्येक अब वाली पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी, प्रत्येक पीढ़ी के एक समान अवसर मिले उनको और समस्त जो पर्यावरणीय जो पर्यावरण के रूप में देखने को मिल रहा है, वित्तीय एवं उनके साथ साथ में जो मानव के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका जो उपयोग है ये अब भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। हमें आने वाला जो भविष्य है वह उस पीढ़ी के लिए खतरे में न जाए, उनका पर्यावरण नष्ट ना हो, उनका वित्तीय जोखिम ना हो, उनके साथ साथ में जो मानवीय संसाधन है उनके अंदर कमी भी ना हो। इन सभी बातों को मद्देनजर रख करके हम क्या करेंगे, जो आने वाली पीढ़ी उनको मद्देनजर रख करके या उनको ध्यान में रख करके हम उपयोग में लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी अवसरों की क्या नहीं होगी, कमी नहीं होगी, कमी नहीं खिलेगी। ये आपके सतत पोषणीय विकास का अर्थ है या तात्पर्य है या आशय। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास को हम वर्तमान से लेकर के भविष्य तक बात करेंगे और उनके अंदर बात इनकी होगी पर्यावरण की, वित्तीय की और मानवीय संसाधनों के अंदर जो उपयोग करते हैं हम वो भविष्य की पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, यानी थारे ही पड़ता मेरे का आपके द्वारा जो संसाधन खरीदे गए उन्हीं का उपयोग कर रहे तो उनके लिए और भी बढ़िया बात है, क्योंकि आपने आज देखो पैतृक संपत्ति अपने पास में जमीनें उनका आज अपन उपयोग करते हैं। अरे खुद खरीद के देखो फिर पता चल जाएगा कितना आपने विकास करके दिखाया है। जब जमीनें अपने पैतृक है जो अपने गार्जियनों की है उनका हम ही करते हैं, अपने पोते पड़पोते भी उपयोग करेंगे। ये भविष्य के लिए उनको मद्देनजर रख के कर रहे हैं। लेकिन उस भूमि के अंदर दोहरीकरण करना या निम्नीकरण करना जब कर दिया इसका मतलब आपने भविष्य को मद्देनजर नहीं रखा। जैविक खाद का प्रयोग करो ना कि यूरिया वगैरह वगैरह डीएपी का प्रयोग। ठीक है, ये ध्यान रखो। मानव विकास के संदर्भ में आपने इस समता से क्या आशा, समता अपनी समता, तो मानव विकास के संदर्भ में समता से क्या आशय है, लक्ष्मण क्या आशय है समता से? समता का आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में जो उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है और लोगों को उपलब्ध अवसर जो लिंग, प्रजाति, आय और भात के संदर्भ में जो जाति के अंदर जो भेदभाव के विचार है उनके बिना समान होना चाहिए, यानी कि समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे अपने सामने मानव विकास के संदर्भ में बात आई समता की, तो इसके अंदर क्या होता है, समान अवसर प्रदान करना। क्या है, समान अवसर प्रदान करना। किस लिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जो उपलब्ध अवसर है या उनको उपलब्ध होने वाले जो अवसर है उनके अंदर समानता देखनी चाहिए। ये नहीं है कि ये लड़के ये लड़का है उनको ये अवसर ज्यादा दिया जाए पढ़ने का, इनको कम, ऐसा नहीं। लिंग के आधार पर समान मानना, जाति के आधार पर समान मानना, यानी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये समानता का आशय है।
यानी सभी को समान रूप का अवसर प्रदान करना या मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनसे पहले एसडीआई, प्रति वर्ष एसडीआई के आंकड़ों को प्रेषित करने का कार्य किस संगठन के द्वारा किया जा रहा था? यूएनडीपी के द्वारा किया जा रहा था। उनके हिंदी में अर्थ की बात की जाए तो यूएनडीपी को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने सर्वप्रथम किस वर्ष मानव विकास का रिपोर्ट प्रकाशित किया था? यानी इस यूएनडीपी ने सर्वप्रथम अपनी जो प्रकाशित रिपोर्ट है वो किस सन के द्वारा या किस सन के अंदर दी गई थी? तो यह कब दे दी गई थी? 1990 के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम इस एसडीआई के आंकड़े प्रेषित कर दिए थे। किसने? यूएनडीपी ने। और 1990 के अंदर आपको पता है एक वाद भी देखने को मिला, आधुनिकवाद या नवदेशीवाद को ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। बाकी बड़े 70 मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ। तो कौन कौन से 4 स्तंभ हैं जो मानव का विकास करते हैं? तो मानव विकास के स्तंभों में एक तो आपकी समता होगी, यानी कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? समान अवसर प्रदान करना चाहिए। और उनके साथ साथ में सतत पोषणीयता। अब सतत पोषणीयता क्या थी भाई? इनके अंदर वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी दोनों को मद्देनजर रखा जाता है। और समता के अंदर क्या था? समान अवसर प्रदान करना था। और उत्पादकता यानी आप उत्पाद कितना कर रहे हो, उत्पाद कितना कर रहे हो। और सशक्तिकरण यानी कि आपके अंदर जागरूकता कितनी है। ये 5 क्या है इनके? क्या सॉरी 4 ये क्या है इनके स्तंभ है? इनके स्तंभ है मानव विकास सूचकांक के या फिर मानव विकास के मानव विकास। यानी आपका मानव विकास देखना है तो ये 4 बातें आपके अंदर झलकनी चाहिए। आपके अंदर सशक्तिकरण नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो भी मानव विकास नहीं हुआ। आपके अंदर अवसर प्रदान करने की क्षमता नहीं है, यानी कि क्षमता नहीं है, तो भी विकास नहीं हुआ। कहीं सतत पोषणीयता नहीं है, यानी भावी पीढ़ी को आप मद्देनजर नहीं रख करके कुछ दोहन कर रहे हो, तो भी विकास नहीं है। और कहीं आपके उत्पादकता, ये उत्पादन करने की आपकी अभी क्षमता नहीं है, तो भी मानवीय विकास नहीं हुआ। यानी कि ये चारों की चारों आपके पास में बातें होनी चाहिए, तब मानव का विकास होगा। यानी कि ये मानव विकास के 4 स्तंभ आयाम तत्व हो गया। उसके बाद में मानव विकास के उपागम। अपने मानव का विकास करना है, इनके उपागम कौन कौन से? इनके उपागम कौन कौन से हैं? तो इनके मुख्य रूप से 4 उपागम है। कितने उपागम है? 4, जिसमें बात सर्वप्रथम हुई थी किसकी? आई थी। उसके बाद में अपना कल्याण करने की, और उसके बाद में न्यूनतम आवश्यकता उपागम की, यानी न्यूनतम अपनी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए। और चौथा आपके जो अमर्त्य सेन के द्वारा उपागम किया था, जिसका नाम है समता उपागम। तो 4 उपागम है मानव विकास के लिए देखने को मिलते हैं, जिसमें सर्वप्रथम बात आएगी, उसके बाद में अपने कल्याण की, और उसके बाद में जो न्यूनतम आधारभूत बातें हैं, आवश्यकताएं हैं उनकी, और उसके बाद में अपनी क्षमता कितनी है, एबिलिटी कितनी है, क्षमता की। ये क्षमता की जो उपागम देने का कार्य अपने भारत का ही एक व्यक्ति था जिसने दिया था। कब? 1900 तब अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। कब? आप ही कहा 1990। एसडीआई मानव विकास सूचकांक का स्कोर होता है। मानव विकास सूचकांक या फिर एसडीआई का स्कोर होता है कितने के बीच में? तो 0 से लेकर के
1 के मध्य, इनका माप होता है 0 से लेकर के 1 के मध्य इनका क्या होता है, माप होता है। और इनका माप होता है ये मानव विकास सूचकांक एसडीआई का माप आपके 0 से लेकर के 1 के मध्य। अब इनके अंदर भी श्रेणियां थी ना, अति, उच्च, मध्य, निम्न। जो अति कहां तक थी, 800 से ऊपरी, यानी 0.800 से ऊपर वाले 1 तक अति में, उच्च वाले किसमें 701 से लेकर के 799 के बीच में, और उनसे नीचे मध्यम, निम्न, ये हो गया। ठीक है। आधारभूत आवश्यकता, अपनी आधारभूत आवश्यकता उपागम में कितनी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनके नाम लिखिए, क्योंकि अपन ने उपागमों को देखा था, उसके अंदर न्यूनतम आवश्यकता उपागम था ना। तीसरा उपागम कौन सा था, अपनी न्यूनतम आवश्यकता है उनका उपागम था। तो इनके अंदर जो आधारभूत आवश्यकता है, अपनी वास्तविक जो आवश्यकताएं कितनी है, लेकिन उनके अंदर न्यूनतम आवश्यकताएं कितनी है उनकी बात करें तो आपके मुख्य रूप से कितनी आवश्यकताएं हैं, 6। पर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं कितनी होती है, 6 आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भोजन है, जल की आपूर्ति है, स्वच्छता है, और उनके साथ साथ में रहने के लिए आवास की भी उनको जरूरत है। ये कितनी आवश्यकताएं होंगी, 6 होंगी। क्या आधारभूत आवश्यकताएं हैं, नहीं। कैसी है, न्यूनतम आवश्यकता, कम से कम अपनी इतनी आवश्यकताएं है। अरे आधारभूत तो खूब है, आधारभूत तो खूब है, मेरी गाड़ी लेना ये भी मेरी आवश्यकता है, लेकिन ये न्यूनतम में नहीं है। भाई बिना गाड़ी के आप जीवन यापन नहीं कर सकते क्या, लेकिन मेरे पास में क्षमता है तो मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। आधारभूत को छोड़ के न्यूनतम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करें तो ले ली कैब आ जाओ और गाड़ी ले ली। तो आप ध्यान रखना, न्यूनतम आवश्यकता यह है, ये मुख्य रूप से 6 होगी, और जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। हाँ, निम्नलिखित के पूरे नाम, निम्नलिखित का पूरा नाम, जिसमें एसडीआई है, यूएनडीपी है, आईएलओ है, ये तीनों क्या है, कार्यक्रम संस्था है। तो इनका हो सकता है पूरा नाम भी पूछ ले। वैसे ही आपसे अनजानी बातें नहीं है, याद है, उनके बावजूद भी बात करें तो एसडीआई का अर्थ क्या हुआ, मानव विकास सूचकांक, और यूएनडीपी का तो जस्ट पहले ही था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और आईएलओ का अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन या फिर श्रम संगठन। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, पूरे नाम है उनके। हो गया। और उसके बाद में मानव विकास की रिपोर्ट, मानव विकास की रिपोर्ट 2010 और 2020 में भारत का स्थान कौन सा। इसी एसडीआई के अंदर आंकड़ों की बात करें 2010 से लेकर के 2020 की, तो इनके मध्य भारत का स्थान कौन सा था। तो मानव विकास रिपोर्ट में 2006 में तो भारत का स्थान कौन सा था, 126, यानी कि 126वां स्थान, और 2020 के अंदर अपना स्थान कौन सा पा लिया, 131वां स्थान पा लिया। किसने, भारत ने। किसने, मानव विकास की रिपोर्ट के अंदर। क्या भारत के अंदर एसडीआई में कमी आई या ग्रोथ हुई भाई, कमी आई। क्या आई, कमी आई। तो कमी को दूर करने के लिए अपने को क्या करना होगा, क्या करना होगा, ये न्यूनतम आवश्यकताओं को बढ़ावा देना होगा। उनके साथ साथ में जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनके ऊपर ध्यान देकर के इनको आगे बढ़ाना होगा। उनके साथ साथ में संसाधनों की जो पूर्ति है वो भी करनी हो, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों की पूर्ति जब सही ढंग से हो रही है, इसका मतलब अपन क्या कर लेंगे,
स्थान ये छोड़ के ये से और भी आगे पाले, ना कि 35 वाले। ठीक है, हाँ। ये अपने साहित्य क्लास हो जाती है